अब नाउ एक पी के आए और एक लेके आए ताकि आंखें खुले। चलो अब डाइल्यूटेड अर्निंग्स पर शेयर का फ्यूजन ईएसओपी के साथ। सबसे पहली बात, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन से डाइल्यूटेड ईपीएस का संबंध क्या है? तो साहब, अगर आपने एम्प्लॉयज को ऑप्शन दे रखा है कि आप 3 साल के अंदर अंदर एक्सरसाइज पीरियड में शेयर ले लेंगे। अब एक्सरसाइज पीरियड के दौरान जिन्होंने अपने शेयर्स एक्सरसाइज नहीं किए वो सारे के सारे पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स कहलाते हैं। और ये वो पोटेंशियल इक्विटी शेयर होते हैं जो पूरी फेयर वैल्यू लेकर के नहीं आते क्योंकि हमारे लाडले होते हैं। और जो भी हमारे पूरे शेयर की फेयर वैल्यू लेकर के नहीं आता है वो कहीं ना कहीं डाइल्यूशन हमको देता है। इनसे हमें जो एक्सरसाइज प्राइस मिलती है वो मिलती है कम। हेलो, ऊपर से ये जब आते हैं तो एम्प्लॉय कंपनसेशन के नाम पे भी पीएनएल को डेबिट करवाते हैं। अर्निंग बढ़ने की बजाय उल्टे कम होती है और ये नीचे खाने लग जाते हैं। तो इसका मतलब है देयर इज डाइल्यूशन। तो चलो डाइल्यूशन तो बाद में देखेंगे। पहले उस सवाल के ईएसओपी में कितना ईएसओपी आउटस्टैंडिंग डेबिट करना पड़ेगा हर साल, एम्प्लॉय कंपनसेशन वो तो निकाल दो, आखिरी प्रॉब्लम जो दिया हुआ है। तो तुम लोग सो जाओ थोड़ी देर, हम लोग करके वहां तक पहुंचते हैं। जल्दी करो, जल्दी। ये राजस्थान से ही ऊंट की तरह पानी पी रही, तब से देख रहा हूं। 4 पानी की बोतल चाहिए उसको। चलो मत से पढ़ाई करो।
दोस्तों जरा 2 मिनट रुकोगे? आप लोग इससे पहले कि कंफ्यूज हो, इसके अंदर हर साल आपको इंफॉर्मेशन मिलती है फेयर वैल्यू पर शेयर। वो फेयर वैल्यू पर शेयर लिए डाइल्यूटेड ईपीएस के पोटेंशियल इक्विटी शेयर निकालने के लिए। उस वैल्यू का आपकी वैल्यू से कोई लेना देना दूर दूर तक है नहीं, क्योंकि अपन यूं भी इसमें फेयर वैल्यू मॉडल निकाल के 15 रुपए पे वैल्यू करने वाले। तो आप बिल्कुल डिस्टर्ब मत होना उस 60 रुपयों पे। 60-72 जो भी है ना, दैट इज ओनली फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग द पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स। चलिए, हो गया? गुड। अब आपने देखा कि तीनों साल कौन कौन से ईयर है? दस, 11, 11, 12 और 12, 13, 3 ईयर्स में। अब जरा सीरियस हो जाओ। दूसरी बार सॉल्यूशन भी समझ में आने वाले नहीं है। वैसे तो सारी कॉपी के लिए हो गई तुम्हारी, अब तुम रहने दो इसको, आउट। हाँ, क्लास से बाहर करो, मतलब नहीं 1.5 घंटे से पढ़ तो रही नहीं। चलिए, 10, 11, 12, अच्छा ठीक, 12, 13, 11, 12, चलो आगे। 11, 12 के अंदर
ऑप्शंस कि 10-11 के अंदर अगर हम आए तो 540 ऑप्शंस, 540 एम्प्लॉइज थे। आपने सारी कैलकुलेशन कर ली तो मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड एम्प्लॉय कंपनसेशन पा जाऊं? गुड। एम्प्लॉय कंपनसेशन बताओ 10-11 का। 1 लाख 2,70,000 और 282 279 282 और रुको क्या कुछ नहीं, तुम तो खेलो होली, हमारा तो होगा काम। 2,70,000 2,82,000 और 2,79,000 ना निकले तो भी सॉल्यूशन दिया हुआ है। आ गया? गुड। अब आपको बेसिक ईपीएस अगर निकालनी है तो उसने कहा है सवाल में कि आपको डाइल्यूटेड और बेसिक अर्निंग पर शेयर निकालनी है 10, 11, 11, 12, 12, 13 की। आपके टोटल शेयर्स कितने हैं बेसिक के लिए? 4 लाख नंबर ऑफ शेयर है बेसिक ईपीएस। तो बेसिक ईपीएस तो आराम से निकल सकती है। प्रॉफिट बिफोर ईएसओपी एक्सपेंडिचर कितना है? हाँ, अपन बेसिक ईपीएस निकाल लें। रुको अब सीधे किस पर आ गए हम? ईपीएस निकालने पर, क्योंकि ये प्रॉब्लम इससे पहले तक तो ईएसओपी का था, अब ये प्रॉब्लम हो गया है ईपीएस। ना ये सबका निकल गया, जिनका नहीं निकला उनका भी निकल जाएगा। अब आप जरा समझो चीज क्या है। 10, 11, 11, 12 और 12, 13 प्रॉफिट बिफोर ईएसओपी कॉस्ट 11,90,000 10, 11 में, 12,62,000 11, 12 में और 13,79,000 कब? 12, 13 11,90,000 12 लाख कितने का? 62,000 और 13,79,000। ये इसमें ईएसओपी के बाद नहीं पहले लेस एम्प्लॉय कंपनसेशन पहले साल 2,70,000, दूसरा 2,82,000 और 2,79,000। इतना करने के बाद टैक्स रेट दिया हुआ है कि नहीं? नो। तो अपने को टैक्स रेट अज्यूम करना पड़ेगा। लेकिन प्रॉफिट बिफोर ईएसओपी जो आया, अमोर्टाइजेशन ऑफ ईएसओपी कॉस्ट, वो आ गया। ईएसओपी कॉस्ट अमोर्टाइज होगी, नेट प्रॉफिट ऑफ द शेयर होल्डर आ गया कितना? 9,20,000 9,80,000 और 11 लाख। अब इस सवाल को जब इंस्टीट्यूट ने सॉल्व किया तो इसमें टैक्सेशन को इग्नोर कर दिया। या तो ये मान लो कि प्रॉफिट बिफोर अमोर्टाइजेशन ऑफ ईएसओपी कॉस्ट टैक्स कंसीडर करने के बाद, और ईएसओपी को कोई इंस्टीट्यूट तवज्जो देती ही नहीं, मतलब क्या इनकम टैक्स को तवज्जो देता ही नहीं, वो इस एम्प्लॉय कॉस्ट को वैसे भी ऐड करने वाले थे। तो हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि दिस इज आफ्टर टैक्स बट बिफोर अमोर्टाइजेशन ऑफ ईएसओपी, क्योंकि ईएसओपी के एक्सपेंडिचर का वैसे भी टैक्स में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसको आपको अज्यूम ही करना पड़ेगा कि इट इज व्हाट आफ्टर टैक्स बट बिफोर अमोर्टाइजेशन। तो अभी आ गया प्रॉफिट अमोर्टाइजेशन के बाद वाला। नंबर ऑफ शेयर्स कितने सरकार आपके पास? 4 लाख। तो व्हाट इज बेसिक ईपीएस? 2.30, 2.45 एंड 2.5
7.75। ये तो आ गई आपकी बेसिक अर्निंग्स पर शेयर। लेकिन अब ईयर 1 के अंत पर कितने शेयर्स आउटस्टैंडिंग हैं, ये आपको कैलकुलेशन निकालना है बिना देखे, मतलब सॉल्यूशन नहीं देखना है। आप मुझे ये बताओ 10-11 के आखिर में कितने शेयर्स आउटस्टैंडिंग हैं? जो शेयर में कन्वर्ट होके आएंगे, तुमने खुद निकाले अभी। अरे बावलो, फेयर वैल्यू मल्टीप्लाई करने के पहले का अमाउंट दे दो 10-11 का। कैसे कर रहे हो? तुमने ये 270 निकाले, इसमें कितने शेयर यूज किए? 54,000। एक मिनट, 54,000 मेरे पोटेंशियल इक्विटी शेयर है। बेसिक इक्विटी, अच्छा 54,000 तो पोटेंशियल इक्विटी शेयर है, वो तो मैंने मान लिया। लेकिन ये पोटेंशियल इक्विटी शेयर सारे डायल्यूट हुए, मैं नहीं मानता। हेलो, अच्छा ये 54,000 लोग कितना पैसा लाएंगे? ये 54,000 लोग शेयर कितना पैसा लेकर आएंगे? एक्सरसाइज प्राइस क्या है? 45 रुपए, है ना? कितना टोटल कैश लाएंगे? 24,30,000। अगर यही 24,30,000 मुझे फेयर वैल्यू पर उगाना होते एट द एंड 60 रुपए पे, 40,500 शेयर इशू करता। लेकिन मैं कर रहा हूं कितने? 54,000। यानी कितने डाइल्यूटिव पोटेंशियल इक्विटी शेयर हो गए? 13,000। राइट? AS20 में बैठे हुए तो समझ में आएगा, AS20 में नहीं बैठे हुए तो कैसे आएगा बताओ? 54,000 शेयर भविष्य में इशू होंगे, उनसे प्राइस प्राप्त होगी कितनी? 45 रुपए। लेकिन क्या सिर्फ 45 रुपए से वो प्राइस आंकी जा सकती है? उनसे सर्विसेज भी तो प्राप्त होंगी अगले 2 साल। तो जो अनअमोर्टाइज्ड कॉस्ट है वो भी तो रिटर्न है तुम्हारा यार। कैश तो उनसे आएगा ही, साथ में 2 साल की सर्विस भी देंगे ना वो भी। तो 2 साल की अनअमोर्टाइज्ड कॉस्ट कितनी है? और 270 मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो ना। कैसे कर रहा है यार? 540। तो 5,40,000 की तो उनसे सर्विसेज आ जाएंगी। और 1 लाख वो कितना? 24,20,000 का कैश हो जाएगा। टोटल क्या मिलेगा? 25,29,70,000 डिवाइडेड बाय फेयर वैल्यू 60, 49,000। और हम कितने इशू कर रहे हैं? तो कितना डिफरेंस आया? 4,000। ये क्या हुआ है? डायल्यूटेड इक्विटी शेयर। कितना सिंपल गणित है। देखो जाके उत्तर आ रहा है कि नहीं? उसका नहीं आ रहा है? अरे आएगा बॉस, पीछे जाके देखो। अरे उसका बाप आएगा। अरे अभी निकालते हैं ना, अपनी कैलकुलेशन में कहीं गड़बड़ कर दी होगी क्या? शेयर अपने आउटस्टैंडिंग कितना है वो आपने बताया मेरे को? 540। मैंने थोड़ा बताया। आप एक मिनट पहले फिगर्स को मत जाओ, पहले कंसेप्ट पे जाओ। कंसेप्ट क्या है अपना डाइल्यूटेड ईपीएस निकालने के लिए? कि जितना पैसा अपने को मिलेगा तो वो तो कैश में मिलेगा, प्लस अनअमोर्टाइज्ड सर्विसेज उसकी मिलेंगी जो 2 साल की, जो अमोर्टाइज होगी वो तो हुई। अब बची कितनी? अनअमोर्टाइज्ड। अनअमोर्टाइज्ड सर्विस का पैसा अपने को और मिलना है उसके ऊपर। यानी टोटल अमाउंट उस ऊपर जो मिलने वाला है उसको डिवाइड करो किससे? फेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स। फेयर वैल्यू ऑफ शेयर से डिवाइड करोगे तो जितने शेयर आप इशू करते हो पाए जाओगे। हेलो, और जितने आप इशू कर रहे हो उनके बीच का डिफरेंस क्या आएगा? पोटेंशियल इक्विटी शेयर। आइए देखें उसने कैलकुलेशन क्या किया।
एक्चुअल नंबर ऑफ एम्प्लॉय 585, हेलो, उसने मल्टीप्लाई किया ऑप्शन ग्रांटेड पर एम्प्लॉय 100। क्यों सर 585 क्यों लिया आपने? 600 माइनस एक्चुअल जो छोड़ के गए। हेलो, फिर से वही फंडा आ गया कि 585 लेने के पीछे फंडा ये है कि एम्प्लॉय कॉस्ट तो पूरी जाएगी, चाहे वो वेस्ट करे या मतलब राइट एक्सरसाइज करे या ना करे, एम्प्लॉय कॉस्ट तो आनी है, बेनिफिट तो आना ही है। हेलो, इसलिए उसने कितना लिया? 585 और उसके बाद उसने ऑप्शन ग्रांटेड 100, तो टोटल नंबर ऑफ ऑप्शन आउटस्टैंडिंग हो गए 58,500 नहीं है, वो फिगर्स लैक्स में होंगे ना। अच्छा, 58,500 हुए मल्टीप्लाइड बाय अनअमोर्टाइज्ड कॉस्ट। हेलो, टोटल कॉस्ट 15 थी, 15 में से 5 तो हमने निपटा दी, बचे 10 और आने वाली जो है अगले साल तक आने वाला जो रेवेन्यू, उससे वो 10 रुपए का और रेवेन्यू हो गया। और टोटल हमको कितना पैसा मिलेगा? जो कॉस्ट मिलेगी प्लस रेवेन्यू। अब मैंने वो कैलकुलेशन शायद उस पे कर दिया था, 540 पे कर दिया था। अपने को कैलकुलेशन किस पे लेके जाना है? हाँ, 1 मिनट। अब आपको ये तो बेसिक ईपीएस है 920, अब इसी में एडजस्टमेंट देते हैं अपन, एडजस्टेड ईपीएस निकालने के लिए। इसी अर्निंग में तो एडजस्टमेंट देते हैं। अब हम कह रहे हैं 9,20,000, ये तो आपकी टोटल अर्निंग हुई। अब जो डाइल्यूटेड शेयर होंगे, जिनको हम डाइल्यूटेड पोटेंशियल इक्विटी शेयर लेंगे, वो तो 0 लेके आते हैं हमेशा, क्योंकि ऑप्शन हमेशा क्या लेके आते हैं? 0, जितने फ्री में इशू करेंगे। अब बेसिक शेयर तो मेरे हो गए कितने? 4 लाख। मुझे निकालना है पोटेंशियल डाइल्यूटिव इक्विटी शेयर। पोटेंशियल डाइल्यूटिव इक्विटी शेयर के लिए वर्किंग नोट नंबर 1 तैयार करूंगा मैं। वर्किंग नोट नंबर 1 में क्या लिखूंगा मैं? नंबर ऑफ एम्प्लॉय 585 मल्टीप्लाइड बाय 100 शेयर, कितने हुए? 58,500। इन 58,500 पर पैसे कितने आएंगे? एक्सरसाइज प्राइस 45, कितना पैसा आएगा? 26,32,500 प्लस इन सबसे रिलेटेड 15 रुपए की क्या है? एम्प्लॉय कॉस्ट, जिसमें से 5 की तो हमने अमोर्टाइज कर ली, 10 की सर्विसेज के फॉर्म में आ जाएंगे। एक बड़े 5 तो आपने ले लिया, मैं किन पे बनाएंगे? एक मिनट, आप पहले मेरी बात सुनो। अरे 1 मिनट मेरी तो सुन लो रे, बोलो। वो तो बता रहा हूं, अधिक नहीं। मुझे पोटेंशियल इक्विटी शेयर तो लेने दो कंसेप्ट अलग अलग है, चाहे इसीलिए भी लग लाया हूं, क्योंकि देयर आर 2 डिफरेंट कंसेप्ट्स। एक कंसेप्ट है ईपीएस का और एक कंसेप्ट है इसका। डाइल्यूटेड ईपीएस किसको बोलते हैं? जितने पोटेंशियल इक्विटी शेयर एक्सरसाइज करने वाले, जितने पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग है उनको। मुझे आउटस्टैंडिंग पोटेंशियल इक्विटी शेयर की संख्या चाहिए। इससे मतलब नहीं है कि उनमें से कितने एस्टिमेटेडली एक्सरसाइज करेंगे। आज तक मैंने ईपीएस निकालते समय कभी एस्टिमेट निकाला क्या? हमने ईपीएस के इतने सवाल किए, आज तक किसी भी सवाल में हमने ये बोला कि इसको हमने 5 साल बाद डिवेंचर रिडीम होने वाले हैं, कन्वर्ट होने वाले हैं, तो हमने कभी नहीं देखा कि कितने डिवेंचर कन्वर्ट होंगे। वी हैव नेवर एस्टिमेटेड हाउ मेनी डिवेंचर्स विल बी कन्वर्टेड आफ्टर 10 years 5 years। हमने कभी नहीं किया कि नहीं, हमने ये नहीं किया कि एस्टिमेटेड कितने होंगे, हमने ये किया कि इनको डिवेंट, तो हम तो यही मानते हैं कि डिवेंचर पूरे के पूरे ही क्या हो जाएंगे? कन्वर्ट। प्रेफरेंशियल पूरे के पूरे ही क्या हो जाएंगे? कन्वर्ट। हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 का कंसेप्ट है कि पोटेंशियल इक्विटी शेयर जितने भी हैं, हम तो ये मानते हैं सारे ही क्या हो जाएंगे? कन्वर्ट। तुम्हारा ये एस्टिमेट किसका है? एम्प्लॉय कॉस्ट का है।
तुम्हारा जो एस्टिमेट है ये किसका है? एम्प्लॉय कॉस्ट का है। मेरा एस्टिमेट जो अब डाइल्यूटेड इक्विटी शेयर मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, मान लो सारे के सारे ही आ गए, तो क्या करूंगा? तो मैं तो कैलकुलेशन 585 से करूंगा, तब तो मेरे को डाइल्यूटेड इक्विटी शेयर मिलेंगे, डाइल्यूटिव पोटेंशियल इक्विटी शेयर मिलेंगे। तुम ये मत सोचो कि मैं ईएसओपी का कैलकुलेशन कर रहा हूं। तुम अभी ये सोचो कि मैं ऐसी सिचुएशन में हूं कि मैंने अगर 1 लाख ऑप्शन दिए हैं, तो मैं तो यही मांगूंगा सारे हो जाएंगे। सिर्फ वो एम्प्लॉय नहीं रहेंगे जो है नहीं, वो तो करेंगे ही नहीं, लेकिन बाकी थोड़ी फोरफिट करूंगा मैं। दो कंसेप्ट अलग अलग हैं। ईएसओपी निकालते टाइम आपने जो किया वो तो ठीक है, लेकिन आप मुझे एक भी सवाल बताओ, ईपीएस हमने इतने 40 सवाल लगाए, एक भी सवाल नहीं, जब भी कहा कि 5 साल बाद डिबेंचर कन्वर्ट होंगे, 5 साल बाद इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर्स इक्विटी शेयर में कन्वर्ट होंगे, कभी नहीं देखा हमने कि हमने एस्टिमेट लगाया हो कि कितने होंगे। तो जब भी आप डाइल्यूटिव का कैलकुलेशन करते हो, आपको एक्चुअल पोटेंशियल इक्विटी शेयर लेना होता है, एस्टिमेटेड नहीं। हेलो, तो मेरा पूरा कैलकुलेशन किस पे आएगा? एक्चुअल्स पे, ना कि एस्टिमेटेड। वहां क्यों नहीं कर रहे हो? सर वहां पर जो कैलकुलेशन मेरे हो रहे हैं वो एम्प्लॉय शेयर आउटस्टैंडिंग अकाउंट में डाल के एम्प्लॉय कंपनसेशन को डेबिट करने के हो रहे हैं। मैंने एम्प्लॉय कंपनसेशन जो डेबिट किया है वो मेरा एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर है, लेकिन जब मैं कंप्यूटेशन निकालने जाऊंगा तो किससे निकालूंगा मैं? 585 से। आप आइए देखिए, 585 नंबर ऑफ शेयर थे, 100 नंबर ऑफ शेयर थे, टोटल नंबर ऑफ ऑप्शन हो गए 58,500, अनअमोर्टाइज्ड कॉस्ट 10 की थी, एक्सरसाइज प्राइस 45 की थी, एक्सरसाइज प्राइस से आपको 2632.5 इकट्ठे हो गए। हेलो, वो 26,32,500। उसमें ऐड करूंगा मैं क्या? अनअमोर्टाइज्ड कॉस्ट जो मुझे मिलने वाली है। अनअमोर्टाइज्ड कॉस्ट कितनी आ जाएगी? 585,000, मतलब 5,85,000। टोटल बेनिफिट इससे कितना मिलने वाला है? 32,17,500। अगर ये 32,17,500 60 रुपए से हुआ था तो मुझे कितने शेयर इशू करना पड़ते? 53,625, जबकि मुझे इशू करना पड़ रहे कितने? 58,500, यानी कितने एक्स्ट्रा इशू करना पड़ रहे हैं? 4,875। देखो आप टेबल नीचे जाके, अरे जो मैंने कैलकुलेशन किया वो उसने वहां टेबल में नहीं किया हुआ है। मैं आपको क्या समझा रहा हूं? अनअमोर्टाइज्ड कॉस्ट का लॉजिक देखो भैया, समझना शुरू करो। मुझे पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स चाहिए। कौन से? डाइल्यूटिव। डाइल्यूटिव मतलब जो पैसा लेकर नहीं आएंगे, सिर्फ खरीदने आएंगे। उनका कैलकुलेशन मुझे करना पड़ेगा। किस बेसिस पर? एस्टिमेटेड बेसिस पर नहीं, ये मानते हुए कि सारे के सारे क्या कर लेंगे? एक्सरसाइज। जितने भी अवेलेबल एम्प्लॉय हैं, दे ऑल विल गो इनटू एक्सरसाइज, देन ओनली द पोटेंशियल इक्विटी शेयर विल बी देयर। उन पे मैं कितना कमा लूंगा? तो 585 के हिसाब से मैंने लिया 100 और यहां लिया 45। और मैं आपको बता दूं, ये भी मैंने 10 रुपए लिया है, वहां से नहीं लिया है मैंने। वहां तुमने कितने पे कैलकुलेट किया था? ये एम्प्लॉय कॉस्ट 270 कितने पे था? कितने? 15 पे था, लेकिन 15 में से आगे कितने ले गए? 10 ही ले गए ना पर, तो पर शेयर तो 10 ही ले गए। मैंने सिर्फ 10 रुपए ही लिया है, बढ़ा के घटा के नहीं लिया है, वो तो 10 ही रुपए है, लेकिन 10 रुपए मैंने कितने शेयर पे लिया? 585। अब आपका ऑब्जेक्शन आएगा कि आपने यहां तो 270 लिया, तो मैंने इसको कैलकुलेशन में भी कहा लिया, मैंने तो 9,20,000 ये लिया, ये तो मेरी अर्निंग हो गई, प्लस ये तो 0 ही है। अरे मैंने इसको कहां यहां छेड़ाया है? ये तो अभी भी 9,20 ही है, मुझे तो इसका कैलकुलेशन करना है। मैं अगर 980 पे भी करता हूं तो आपको क्या फर्क पड़ रहा है? मैंने इसको छेड़ा क्या, ये बताओ? ये तो 9,20 ही है ना आपका, और ये 9,20 तो 270 पे ही है ना। हेलो,
मुझे तो इसका कैलकुलेशन लेना था, तो इसका कैलकुलेशन तो मैं फुल वैल्यू पे लूंगा ना, बिकॉज आई एम नॉट कंप्यूटिंग दिस, आई एम कंप्यूटिंग व्हाट, पोटेंशियल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। और जितने मैंने 585 लिए हैं, एम्प्लॉय कंपनसेशन भी 585 का लिया है, 540 का नहीं लिया है, ये 585 का ही है, अनअमोर्टाइज्ड 10 रुपए। बोलो, $585 नंबर ऑफ क्या है? नहीं रुको रुको, 585 क्या है? बस मल्टीप्लाइड बाय 100, टोटल कितना हुआ? 58,500 मल्टीप्लाई किया 45 से, इतना अपने को क्या मिलेगा? कैश। जब कैश ले रहे हो तब तुमको दिक्कत नहीं है, जो मुझे कैश देगा वो मुझे सर्विसेज भी देगा, जो कैश देगा वो सर्विसेज भी देगा। हाँ, ये सर्विसेज की वैल्यू है, मुझे मिलेगी, क्योंकि जो कैश देगा वो सर्विसेज भी देगा, वेस्टिंग पीरियड तो कंप्लीट करेगा ही ना, इसलिए यहां पर टोटल फिगर लिया जाता 585 का। अगली बार जब आप जाओगे तो वो हो जाएगा 565। नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितने बच्चे आपके पास? 565। फिर से वही कैलकुलेशन होगा कि 565 एम्प्लॉय बचेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 100, फिर से कितना हो गया? 56500 मल्टीप्लाइड बाय एक्सरसाइज प्राइस 45, टोटल आया 25,42,500। अब इसके 5 ही रुपए बचेंगे अनअमोर्टाइज्ड, इससे फ्यूचर में और कितनी सर्विसेज मिलेंगी? 5 रुपए की। अरे बाबूजी, तो कितना आएगा? 2,82,000। तो टोटल कैश कितना रिसीव होगा इससे? 28,25,000 डिवाइडेड बाय उस साल की फेयर वैल्यू, 66। कितने शेयर होना चाहिए? 42,800। हम कितने दे रहे हैं? 56,500। तो पोटेंशियल इक्विटी शेयर कितना होगा? 13,000। तो अब यहां पर तो मैंने डाइल्यूटिव पोटेंशियल इक्विटी शेयर ले लिए थे, कितने? 4। यहां कितने लिए थे? 48। अब अगली बार जाऊंगा तो 9,80,000 लूंगा, प्लस 0 डिवाइडेड बाय 4 लाख प्लस 13,697। हेलो, हम वो करूंगा। और अगले साल और जाऊंगा तो 11 लाख डिवाइडेड बाय 4 लाख प्लस फिर वर्किंग नोट पे जाऊंगा। क्या अब आखिरी में कितने लोग आएंगे भैया? 554 मल्टीप्लाइड बाय 100, टोटल 55,400 मल्टीप्लाइड बाय 45, कैश आएगा 24,93,000 एग्जैक्ट, प्लस अनअमोर्टाइज सर्विस कुछ भी नहीं बची, टोटल आएगा 24,93,000। इतना अगर मैं कितने से उगाता? 72 से, तो कितने शेयर इशू करना पड़ता है? 34,625। और मैं इशू कर रहा हूं कितने एक्चुअल? 55,400। कितने पोटेंशियल? 20,775। तो अब यहां पर जुड़ जाएंगे 20,775। ये आ गई आपकी डाइल्यूटेड ईपीएस। अभी हाँ, नहीं हो पाया तो अच्छी बात है, पहले मैं उनको तो समझा दूं जिनको हो पाया है। क्या हुआ? निकल गई? क्या क्या आई? 2.27। एक मिनट देख लेना कि ये इससे नीचे हो तो ही डाइल्यूटेड है। 2.37
अरे हो गई ना 27, ये 3 6 8 हमें 7, इधर 2 पॉइंट, ये भी कम है। कभी ज्यादा हो जाए तो देख लेना, फिर वही लिख के आना। हेलो हेलो, ज्यादा हो सकती है ना सर, अगर ये 1 करोड़ 10 लाख हो तो आपको बताया है मैंने, नहीं ऊपर 1 करोड़ 10 लाख यहाँ आएगा, ये थोड़ी बढ़ेगा, वो तो वही रहेगा ना। ये कैसे बढ़ जाएगा, नीचे वाला बढ़ेगा, वो थोड़ी बढ़ेगा। हाँ, बहुत माइनर सा फर्क आएगा, बढ़ के ही आएगा। चलो कंक्लूडेड बढ़ के आएगा, नो प्रॉब्लम। तो 5 ही बजे अभी तो मजे ले रहे हो क्या, खा पी के मजे ले रहे हो तुम, है अभी पढ़ाने तो दो। तो ये था ESOP विथ डाइल्यूटेड EPS। अब आता है कैश अल्टरनेटिव के साथ EPS। फालतू बात नहीं होना, पहले ही बहुत आरोप लग चुके हैं कि आज हमने पढ़ाई कम की, रेस्ट ज्यादा किया है। नाउ आगे एक क्वेश्चन लिखेंगे, जिनको जाना है वो जा सकते हैं जी। 2 लप्पड़ मिलेंगे बुझाना ना। शरद सर आने वाले हैं, तब तक मुझे नहीं छोड़ना है, ऐसे शरद सर ने कहा है ना। अब हम आखिरी प्रॉब्लम पर हैं, एम्प्लॉय शेयर बेस्ड पेमेंट विद कैश अल्टरनेटिव्स। अभी हम देख रहे थे कि या तो तू कैश लेगा या तो हम तुझे क्या देंगे, शेयर्स। हालांकि जो हमने पढ़ाने जा रहा हूं कोई बहुत अलग चीज नहीं है, लेकिन इसको हम लिखें। लिखिए, ऑन 1 अप्रैल 2009 यही नंबर नहीं है सर, ये आउट ऑफ द कोर्स प्रॉब्लम है सर। तो बस इतने ही बटन खोल के रखेगा ना, इसके नीचे तो नहीं जाएगा। नाउ ऑन फर्स्ट पता चला, बोले सर आप पढ़ाते जा रहा हो, आप एक एक सवाल कराओ, मैं एक एक विरोध में एक एक बटन खोलता जा रहा हूं। ऑन 1 अप्रैल 2009 T Limited announced a share-based payment plan. T Limited announced a share-based payment plan for its employees. Vesting period 3 years. Vesting period 3 years. Under this plan, employee can either claim the difference between exercise price of 300 per share and market price of those share on vesting date in respect of 5,000 shares. In respect of 5,000 share. Or
employees can subscribe or employees can subscribe to 6,000 share at an exercise price of 300 per share subject to lock-in period of 3 years. Subject to lock-in period of 3 years. On 1st April 2009, fair value of the option without restriction is 60, without restriction is 60, and with restriction is 54, and with restriction is 54. Fair value of the estimates, fair value of the estimates without considering restriction, fair value of the estimate without considering restriction were 63, 65.40, 68 for the year ended पहला 63, दूसरा 64, 65.40, तीसरा 68 respectively at the end of 2009-10, 10-11 and 11-12. इसको कहते हैं तीसरे टाइप का ESOP. पहला तो हमने देख लिया शेयर बेस्ड, दूसरा मतलब पहला इक्विटी बेस्ड, दूसरा कैश बेस्ड, अब इक्विटी विथ कैश अल्टरनेटिव. ये क्वेश्चन पिछली एग्जाम में आया था विथ कैश अल्टरनेटिव. अब देखो यहां पर क्या हो रहा है. फिर से दो स्कीम आ गई अपने पास. एक 5,000 शेयर और एक 6,000 शेयर. अरे बॉस, एक कौन से शेयर है 5,000 और दूसरे कौन से शेयर है 6,000. ये सारे एम्प्लॉइज को मिला के, अरे भाऊजी पर एम्प्लॉय नहीं है. एम्प्लॉय कितने लिखे हुए हैं? हाउ मेनी एम्प्लॉइज लिखे हुए हैं? नहीं है ही नहीं. अब आप एक बार इस प्रॉब्लम को पढ़ लो, उसके बाद मैं समझाऊंगा. जस्ट गो थ्रू दिस प्रॉब्लम और अप्रोच बनाने की कोशिश करो अगर बन सके तो, नहीं तो मैं तो बना ही रहा हूं.
या तो तू 5,000 शेयर ले जा और एसएआर में आ जा, है ना, या तो तू एसएआर ले ले, नहीं तो इक्विटी सेटल ले ले। मैंने दोनों ऑप्शन दिए और दोनों के अंदर डिफरेंस दिए। पहला ये है कि या तो 5,000 में आ जा और कैश ले जा, मतलब तू कभी भी आएगा तो तेरे को 5,000 शेयर के बराबर, कोई बात नहीं। तो अरे बड़ा सिंपल है यार, मैंने आपको कहा आप मेरे एम्प्लॉय हो, देखो भैया मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं। सर क्या ऑप्शन दे रहा हूं? दो, या तो तू आ जा और 5,000 का एसएआर ले ले, हेलो, मैक्सिमम 5,000 तक का एसएआर ले ले, स्टॉक अप्रिसिएशन राइट, यानी वो कैश में सेटल होगा, और नहीं तो 6,000 के बराबर का इक्विटी शेयर ले लो विथ लॉकिंग पीरियड ऑफ 3 years। दोनों में से जो भी तेरे को लेना है ले, ऑप्शन दोनों में से एक है। या तो तू 6,000 क्या ले ले इक्विटी, या 5,000 ले ले ऑप्शन, मतलब टोटल मैक्सिमम हालत में अगर शेयर इशू है तो 6,000 होंगे, मतलब 6,000 का ऑप्शन होगा फॉर इक्विटी, और अगर सामने वाला कैश लेने आ गया तो 5,000। अब आप देखो कि अगर सामने वाला $6,000 के लिए आया है तो फेयर वैल्यू क्या रहेगी? अरे बाउच, अगर वो 6,000 के लिए आया तो विथ रिस्ट्रिक्शन फेयर वैल्यू कितनी है? 54, यानी कितने का अमाउंट रहेगा? 3,24,000 का। अरे भाई साहब बहुत इजी है, मतलब इसमें टफ कुछ भी नहीं। 6,000 शेयर अगर वो एक्सरसाइज करने को आया तो मेरा एम्प्लॉय कंपनसेशन कितने का है? 54 रुपए का। अभी जब ऑप्शन प्राइस ही कितनी है 54, तो मेरा एम्प्लॉय कंपनसेशन भी कितना है 54, 3,24,000 है, नो प्रॉब्लम। अब अगर वो ये लेने नहीं आया तो मैं कहूंगा एक काम कर तो 5,000 ले जा, और 5,000 जो लेके जाएगा उसकी फेयर वैल्यू एट द इंसेप्शन ऑफ व्हाट इज द फेयर वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर 60 एट द ग्रांट डेट, यानी 5,000 मल्टीप्लाई बाय 60, अब मजा आएगा। वेलकम टू सीए फाइनल। थोड़ा सा हाँ, आज पहली बार वेलकम टू सीए फाइनल हुआ है क्योंकि अभी तक तो कोई था ही नहीं ऐसा। अब जरा समझो जाए यार, 6,000 शेयर अगर 54 रुपए पे वो लेने आ गया तो 3,24,000 देना पड़ेंगे, और अगर कैश में लेने आ गया तो 3 लाख। अब मुझे कैसे पता पड़ेगा कि वो 3 लाख लेने आएगा कि 3,24,000 पे आएगा? तो मैं बोलूंगा यार एक काम करता हूं, सुनो, 3 लाख को तो वेरिएबल पे ले लेता हूं, 3 लाख को तो वेरिएबल पे ले लेता हूं, हर साल मैं उसकी वैल्यू चेंज करता जाऊंगा एसएआर के रूप में, रुपए ही लेने तो आएगा। अरे मुझे क्या मालूम यार फेयर वैल्यू क्या रहेगी उस समय, तो मैं इसको तो वेरी करूं और इस 24,000 को क्या कर देता हूं फिक्स। लॉजिकली आएगा समझ में 2 मिनट में, इतना ऐसा कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं। देखो ऐसा है यार, उसके फेवर में अगर कुछ गिरा तो वो कैश लेने आएगा, नहीं तो क्या लेने आ जाएगा? तो 3,24,000 लेके जा रहा है, मतलब 24 तो साले जाने ही है, 3 का क्या होगा ये बाद में डिसाइड होगा। अरे लो
24 तो जाना ही है। अगर ये मरी से मरी हालत उठाऊंगा तो कितना देना पड़ेगा? 324। लेकिन ये 3 लाख की लाइबिलिटी है, इन ये 324 है और ये 3 है, इसको कहते हैं वेरिएबल लाइबिलिटी, क्योंकि हर साल इसकी फेयर वैल्यू ऊपर नीचे होती है, स्टॉक अप्रिसिएशन राइट है। और ये फिक्स होती है, तो ये है 24,000, ये फिक्स है। तो एक काम करता हूं, इस 24,000 को तो डिवाइडेड बाय 3 कर देता हूं और एम्प्लॉय कंपनसेशन में ले जाता हूं। 8,000 हर साल फिक्स, और 3 लाख के कंपोनेंट पे क्या लगा लेता हूं? हर साल फेयर वैल्यू। अब पहले साल आया, पहले साल के अंत पे फेयर वैल्यू क्या है? 63। एक्सरसाइज प्राइस मतलब फेयर वैल्यू कितनी है? 63। तो कितना हो गया? 3,15,000 डिवाइडेड बाय 3, तो पहले साल तो 1,05,000 तो वेरिएबल का आ गया, प्लस 8,000 फिक्स का ले लिया। हेलो, ये आपके मॉड्यूल में दिया हुआ है, वो इसके अंदर नहीं आ पाया था आपके नोट्स में, बट दिस प्रॉब्लम इज इन मॉड्यूल एंड इन प्रैक्टिस मैनुअल ऑल्सो, दोनों जगह ये वाला प्रॉब्लम। तो अभी मैं क्या बोल रहा हूं आपको, अब 24,000 तो 3 टुकड़े हो गए, 8, 8, 8, ओके। तो अब टोटल कितना जाएगा? 1,05,000 प्लस 8,000 कितना हो जाएगा? 1,13,000। हेलो, नाउ 1,05,000 प्लस 8,000 टोटल आ जाएगा 1,13,000 एम्प्लॉय कंपनसेशन अकाउंट में। इसके बाद एंट्री क्या होगी वो मैं बता दूं आपको। ये कैलकुलेशन है ना अपना, अब तो ये भी समझ में नहीं आ रहा कि कैलकुलेशन कहां की है। अब एक छोटा सा फंडा, एम्प्लॉय कंपनसेशन अकाउंट डेबिट कितना किया था बंद ने? 1,05,000 प्लस 8,000। 1 मिनट, अब ध्यान से 2 ESOP आउटस्टैंडिंग 8,000 एंड 2 लाइबिलिटी फॉर कैश कंपोनेंट कितनी? 1,00,000। आप इसको डायरेक्ट वो भी लिख सकते हो, SAR भी लिख सकते हो, पर मैंने लिख दिया प्रोविजन फॉर लाइबिलिटी ऑफ कैश कंपोनेंट। इसको कहते हैं इक्विटी कंपोनेंट, इसको कहते हैं कैश कंपोनेंट। क्यों? क्योंकि इसके इश्यू होंगे शेयर, और इसका इशू हो सकता है कैश या शेयर, मुझे मालूम नहीं। हेलो, इसके तो हमेशा क्या इशू होंगे? शेयर्स। ये ESOP जब भी डेबिट होगा बदले में क्या इशू होंगे? शेयर। इसका मुझे मालूम नहीं कि क्या इशू होगा, कैश होगा या इक्विटी होगा। ये पहले साल की एंट्री। दूसरे साल जब जाऊंगा तो फिर से कितना आएगा? 8,000। नेक्स्ट ईयर वापस ये तो 8,000 रहेगा। लाइबिलिटी कंपोनेंट बताओ। टोटल 5,000 शेयर मल्टीप्लाइड बाय 65.40, 3,27,000 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1,05,000 कितना बचा? 1,13,000। मुझे मत लो यार तुम। 1,13,000 प्लस 8, तो ये 1,13 आ गया यहाँ पे। टोटल 1,21,000। थर्ड ईयर में क्या करूंगा?
फिर से कैश कंपोनेंट पर जाऊंगा और अब की बार कैश कंपोनेंट कितना आएगा? 1,22,000 और ये 8,000, टोटल 1,00,000। ये एंट्री कर देने के बाद अब अगर सामने वाला एम्प्लॉय कैश में सेटल करके गया तो पूरे 24,000 जनरल रिजर्व में डाल दूंगा। सरकार अगर वो आया और वो कैश में सेटल करवा के ले गया तो पूरे 24,000 का डाल दूंगा जनरल रिजर्व में, क्योंकि वो काम ही नहीं आएंगे, इक्विटी तो इशू ही नहीं करनी। अरे यार, अब आपको दो बातें करनी होंगी। पहला, इफ एम्प्लॉय एक्सरसाइजेस कैश अल्टरनेटिव, हेलो, तो कैश अल्टरनेटिव एक्सरसाइज करने आएगा तो कितना लेके जाएगा बताइए? 5,000 ही लेके जा पाएगा कैश? 3,40,000 लेके जाएगा। और हमने प्रोविजन बना के लाए अब तक कितना? 1,5 + 1,13 + 1,22। और हम आज तक प्रोविजन कितना बना के लाए? 3,40। तो 3,40 का प्रोविजन बनाए, वहीं से कैश उठा देंगे और ESOP के 24,000 को भेज देंगे कहां? जनरल रिजर्व में। बात खत्म हो गई। और अगर रिवर्स हुआ तो आते हैं वापस। अगर रिवर्स हुआ तो ये दोनों लायबिलिटी जोड़ देंगे। दोनों लायबिलिटी जोड़ दो ना। ESOP आउटस्टैंडिंग में अगर एम्प्लॉय इक्विटी आया तो आप इस अकाउंट को ट्रांसफर कर दो। कितना आपके पास बैलेंस? 24,000 का है। लायबिलिटी अकाउंट को इसमें ट्रांसफर कर दो ESOP में। हाँ, जस्ट ट्रांसफर योर लायबिलिटी अकाउंट इनटू ESOP अकाउंट। कितनी लायबिलिटी आपकी? 3,40 की लायबिलिटी है, उसको पूरा ट्रांसफर कर दो ESOP में। एक मिनट मैं पूरा करवा देता हूँ, पूरे दिन भर की मेहनत में पानी पड़ जाएगा। सब ने आखिर में लिखवाया ही नहीं। ओ रुको। पहला, इफ एम्प्लॉय एक्सरसाइजेस कैश ऑप्शन, अगर एम्प्लॉय एक्सरसाइज करता है कैश ऑप्शन तो क्या करूं? लायबिलिटी ऑफ कैश कंपोनेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक 3,40,000 और ESOP आउटस्टैंडिंग टू जनरल रिजर्व कितना? 24,000। और अगर वो क्या करता है? हाँ, शेयर ऑप्शन लेता है तो लायबिलिटी ऑन कैश टू ESOP आउटस्टैंडिंग 3,40,000। अब भैया पूरे ESOP आउटस्टैंडिंग में कितना आ गया? 3,40 + 24 3,64। तो अब ESOP आउटस्टैंडिंग डेबिट होगा 3,64,000। बैंक डेबिट होगा, कितने शेयर आएंगे बंधु? 6,000 इंटू 300, 18 लाख रुपए बैंक से आ जाएंगे बंधु। शेयर कैपिटल बताओ, शेयर कैपिटल बताओ बंधु। 6 लाख। हाँ, 10 रुपए खर्च नहीं, बस नहीं, 100 रुपए आएगी। आप क्या मानोगे? नहीं, फेज वैल्यू ऑफ शेयर भैया, जब ऑप्शन 300 रुपए और 300 रुपए और सब चल रहा है तो 10 रुपए मानना तो 100 रुपए मानो। आप 100 मानो या 10 मानो, वॉट एवर, वो तो देगा आपको।
आप 100 ही मान लो, 100 मान लोगे तो शेयर कैपिटल कितने की जाएगी? 6 लाख। वैसे भी हर बैंक से कोई 18 लाख रुपए देना, तो कम से कम 6 लाख के तो शेयर कैपिटल इशू करो। 60,000 के क्या कर रहा हूं? हेलो, नेक्स्ट। और मेरे को एक बात बताओ रे, तुम 100 रुपए मान लू कि 10 रुपए, जिसकी फेयर वैल्यू कितनी चल रही है वो 60 और 65 ऑप्शन की, और एक्सरसाइज 3 से चल रही हो, तो 10 रुपए किसे मानेंगे? अपने 100 रुपए मानना पड़ेगा रीजनेबल में। 6 लाख। अब सिक्योरिटी प्रीमियम वहां जाने दो, कोई दिक्कत नहीं। इक्विटी शेयर कैपिटल में तो डाल दिया, सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना ले जाऊं भाई साहब? 15,64,000 सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। भाई साहब आप देख लो यार, जनरल रिजर्व में कुछ नहीं जाएगा। लैब्स कहां हुआ? लैब्स कहां हुआ? लैब्स हुआ ही नहीं। लैब्स नहीं हुआ तो कहां जाएगा? पूरे 6,000 एम्प्लॉइज ने क्या, एम्प्लॉय ने कौन सा ऑप्शन एक्सरसाइज कर लिया? इक्विटी। तो 6,000 पूरे ले गया ना वो। देख ले भाई आराम से, हिसाब से मिला ले, जल्दी नहीं अपने। क्या बैंक से आ गए ना? 300 है। हाँ, रिस्ट्रिक्शन वाली। हाँ, अभी तक तो लाइबिलिटी कंपोनेंट में ला रहे थे ना अपन ने ईएसओपी में तो 24 ही डाला। अब ये पूरी लाइबिलिटी कंपोनेंट उठा के कहां ले जाएंगे? ईएसओपी में, और वहां से जनरल रिजर्व का रास्ता नहीं है, सिक्योरिटी प्रीमियम का रास्ता है। लॉजिक वो बता देता हूं मैं 2 मिनट में, वो भी समझ में आएगा आपको लॉजिक भी, क्यों हमने किया। बैलेंसिंग फिगर आएगी यहां पे। सुन 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 सुन, लॉजिक बता रहा हूं, लॉजिक तो पढ़ाना ही पड़ेगा। देखो भाई, हमने उसको कहा कि तू 6,000 लेके आ, लॉक इन पीरियड मिल जाएगा तेरे को कितने साल का? 3 साल का। तो तेरी फेयर वैल्यू डाउन है कितनी? 54। तू डाउन फेयर वैल्यू के हिसाब से लाइबिलिटी बना के लाया। लाइबिलिटी जो बना के लाया अपन वो डाउन फेयर वैल्यू से लाया ना, 340 जो ईएसओपी में डाली। ये 340 किससे बनी हुई है? कैश अल्टरनेटिव से। अरे भाई ये पूरी तो कैश अल्टरनेटिव से बनी हुई है ना। कौन सी वाली? ये कैश अल्टरनेटिव में जब रिस्ट्रिक्शन नहीं होते हैं तो सामने वाले का फेयर प्राइस क्या होती है? हाई। मैंने हाई फेयर वैल्यू के हिसाब से कैश अलग करके रख लिया और उसको कहां दे दिया मैंने? लाइबिलिटी कंपोनेंट में। अब मुझसे सामने वाला आके कहता है कि मुझे क्या दे दो? लाइबिलिटी कंपोनेंट मत दो, मुझे क्या दे दो? शेयर दे दो। तो हम बोल रहे हैं कि यार ये अपना ये राइट छोड़ रहा है, ये आज मुझसे 3,40,000 रुपए कैश लेके जा सकता है। मेरा अवॉइडेंस ऑफ आउटफ्लो हो रहा है 3,40,000 का, ये मुझसे क्या लेके जा रहा है? शेयर। तो 3,40,000 को मैंने उठा के कहां डाल दिया? एम्प्लॉय आउटस्टैंडिंग। हेलो, ही फॉरगो दैट राइट ऑफ 3,40,000। जी सर, मेरी बात तो सुन ले पहले। कैलकुलेशन के हिसाब से 3 लाख आएगा, लॉजिक भी तो सुन। वन वे ट्रैफिक, 2 वे, मेरी तरफ 1 वे। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, तुमने जो ऑप्शन लिया कितने का? ये कैलकुलेट करके लाए ना तुम? ये अनरिस्ट्रिक्टेड शेयर की फेयर वैल्यू पे कैलकुलेट किया है बेचने वाले, लेकिन वो थे कितने? एक्सरसाइज करने वाले कितने?
दोनों में अंतर है, 1000 का डिफरेंस है वहां पे, 1000 शेयर का डिफरेंस है, लेकिन हम आउटस्टैंडिंग में अकाउंट में लेके ही नहीं आए। और जो हम ये लाए हैं ये 5000 शेयर पर अनरिस्ट्रिक्टेड शेयर वैल्यू की लायबिलिटी है, समझ में आया? और 24000 जो है वो रिस्ट्रिक्टेड शेयर्स पर फेयर वैल्यू की लायबिलिटी है, और मैंने सिर्फ 24000 तक ही उसको कैलकुलेट की थी। अगर पहले दिन से मैं ये मानता कि मैं किस पे जाऊंगा, 6000 पे, तो मैं आज तक आउटस्टैंडिंग कितनी बना के लाता? 3,24,000। मैं आज तक आउटस्टैंडिंग बना के कितनी लाता? 324। लेकिन मेरी आउटस्टैंडिंग आज खड़ी हो गई कितनी? 364, है ना? ये 364 जो खड़ी हुई है, इसको मैं बोल रहा हूं कि ये पैसा मैंने शेयर होल्डर से लिया है। आप बोलोगे आपने कैसे लिया? मैं बोल रहा हूं मैंने उसको 3,40,000 रुपए कैश देने के लिए हाथ में लेके खड़ा था, उसने मना कर दिया। मैं तो इनकम ही तो रिकॉग्नाइज करके सिक्योरिटी प्रीमियम में डाली मैंने, और क्या किया मैंने? वो 3,40,000 कैश हाथ में लेके खड़ा है, बोले भाई साहब ले जाओ। बोल रहा नहीं मेरे को तो शेयर दे दे, तू तेरे 3,40 छोड़ रहा मेरे लिए। हेलो, तो मेरी तो 3,40 की लाइबिलिटी वेव ऑफ हो गई। और ये तो लाइबिलिटी थी ना भाई साहब, ये तो कैश लेके जाने वाला था वो, उसने अपना कैश छोड़ दिया, मेरी लाइबिलिटी वेव ऑफ हो गई। तो मेरे को तो कंसीडरेशन मिल गया ना 3,40 का। 3,40 का कंसीडरेशन वो 24 में लेके आ रहा था आउटस्टैंडिंग में, टोटल मिलके कितना हो गया? 364। 364 में से मैंने बैंक से भी आ गया 18, तो मेरे तो वारे नहरे हो गए, इधर भी। टोटल 6 लाख कहां गया? तो बाकी सब कहां जाएगा? सिक्योरिटी प्रीमियम में। 3,40 क्यों लिया? उसका लॉजिक है, मैं हाथ में पैसे लेके खड़ा था कि ये 3,40 ले जा। बोला नहीं चाहिए मुझे, तो 6,000 शेयर दे दो, 3 साल का रिस्ट्रिक्शन मंजूर है। तो मेरी तो लाइबिलिटी जो 3,40 थी वो कंसीडरेशन बन गई, तो मैंने ले लिया। हाँ बोलो। तो 54 पे मत जा। हाँ 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 कर हाँ बोलो। एक मिनट पहले उसका जवाब देखो। अच्छा, जनरल रिजर्व में कब ले जाते हैं अपन? जब ऑप्शन फोरफिट हो जाए। यहां ऑप्शन फोरफिट हुआ क्या? वो तो पूरे 6,000 लेके जा रहा है शेयर, तो पूरे 6,000 लेके जा रहा है ना, तो 6,000 शेयर के बदले में मेरे को देके जा रहा है ना वो कितने? 364 प्लस 18। तू ये बता 6,000 शेयर इशू करने में तेरे को कितने पैसे मिल रहे हैं? 18 लाख तो कैश, और 3,40 की लाइबिलिटी वेव ऑफ हो गई, तो 18 प्लस 3 60, 18 प्लस 3 64, टोटल इतना पेमेंट मिल गया ना यार 6,000 शेयर के लिए। तो सिक्योरिटी प्रीमियम में तो ले जाऊंगा, जनरल रिजर्व में क्यों ले जाऊंगा? जनरल रिजर्व में तो तब ले जाता जब ESOP ज्यादा बना के लाता और मेरा एम्प्लॉय इक्विटी शेयर ही नहीं लेता। यहां तो 6,000 बोला, पूरे 6,000 ले लिए उसने। वैल्यू ऑफ सर्विस 364,500 की दे दी ना उसने, क्यों टेंशन ले? कौन से? ना तो आपको मैं कल बताऊंगा क्या करना हो। तो आज पहले घर पे जाके कर, घर पे जाके कर, मुझसे कल पूछ, फिर मैं बताऊंगा तेरे। नहीं आएगा। अरे तू रुक तो सही, तू एक बार सोच ना। मैं बोल रहा हूं नहीं आएगा तब चल नीचे चल के पूछता। नाउ
वेरी मच, थैंक यू। 5:45 हो गई, सुबह से लेकर हमने ब्रेक बहुत लिए, पर अपने को भी निपटाना नहीं था, आराम से करना था, तो हमने आराम से किया। अभी कल एज 15 चालू करेंगे अपन पहले, उसके बाद एज 30, 31, 32 शुरू करेंगे। जैसे ही लॉ की बैच खत्म होती है, लॉ वाले टाइम पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो 17, 18 या कोई है वो करेंगे उस समय। और जो लोग ऑफिस जाएंगे वो टेंशन ना लें, मैं तो यही हूं ना, जिनको जाना है मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ।